हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल फैसिलिटेटर ज्योति पर। टारगेट सीटेट जुलाई 2024 की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज़ अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat the condition. What could be X and Y? मतलब X एक ऐसा केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और उसके बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कभी X जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो जाए तो उससे हमें इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एक Y नाम का केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, करने के लिए। तो बताइए एक्स और वाई क्या हो सकता है। तो देखिए एक्स जो है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो एक्स है वो तो हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो सेकेंड और जो फोर्थ है इन दोनों को हम पहले क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। अब जो इनो है, इनो क्या होता है, HCl एक बेस है और जो इनो है HCl जो है वो एक एसिड है और जो इनो है वो एक बेस है। और जब भी एसिड और बेस को कंबाइन किया जाता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें कि वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये 7th क्लास की NCERT में दिया हुआ है। तो देखिए एक्स तो है जो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो वाई है वाई होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज़ नॉट यूज्ड. नॉट यूज्ड, नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए आप। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है. जो पहला ऑप्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनने में। दूसरा है बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में। तीसरा है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, गन्ने के रस के किण्वन में। चौथा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो देखिए जो पहला है दही बनने में, तो दही के बनने में बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये तो हमारा गलत जवाब हो जाएगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। दूसरा है डबल रोटी पकने में, तो देखिए जो डबल रोटी पकने में यानी बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें ईस्ट का यूज़ होता है, ईस्ट। और जो ईस्ट है वो बैक्टीरिया नहीं है। फिर तीसरा है फर्मेंटेशन, तो देखिए जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस है उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। और जो चौथा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है जिन्हें हम साइनोबैक्टीरियाज कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है उसमें बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है. पहला डिफॉरेस्टेशन या डिसर्टिफिकेशन, इरोजन या कंजर्वेशन. तो देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ठीक है, जो डिसर्टिफिकेशन है इसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल लैंड होता है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, अनफर्टाइल हो जाती है, वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा फौना, वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। फिर तीसरा है इरोजन, इरोजन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कंजर्वेशन यानी संरक्षण, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये बाकी तीनों से अलग है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा सही नहीं है. पहला है डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है, डाइजेशन जो है वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं कि जो केमिकल चेंजेस हैं वो एक तो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब उनको आप दोबारा से पहले जैसा नहीं कर सकते। और जो इसमें दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की वो ये होती है कि इसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है, कोई भी नया प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलेगा तो ही वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा।
और फिजिकल रिएक्शन क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज। जो हमने खाना खाया वो दोबारा हमें सेम एज इट इज़ नहीं मिलेगा, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो है डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फूड से हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, तो हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिला उसमें से, तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, इन सब का यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में उसे सेव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल नहीं है और हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिला जो कि है ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है, ये बिल्कुल सही है। देन थर्ड है रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल चेंज। देखिए, रेस्पिरेशन क्या है कि आपने एयर जो है एयर इनहेल किया, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जो आपने एयर को इनहेल किया तो उसमें से जो आपके लंग्स के जो एल्वियोलीज होते हैं वो सारे ऑक्सीजन को फिल्टर करके आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देंगे, और जो बॉडी है उन ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 बाहर रिलीज आउट कर देगी। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन वो एक केमिकल नहीं बल्कि एक फिजिकल चेंज होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इनकरेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल। कणों के साइज यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो देखिए, सबसे छोटा पार्टिकल साइज किसका होता है, सबसे बड़ा किसका होता है। अगर आपको छोटे का नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो होता है वो रॉक का होता है, और रॉक हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, 2 और 3 में। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्रॉस कर देंगे। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। तो देखिए, जो क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, रॉक, सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, रॉक, मीन्स ये क्ले और स्लिट है। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल साइज जिसका होता है वो होता है क्ले का, यानी मृतिका। मृतिका, फिर उससे बड़ा साइज होता है सिल्ट यानी गाद, फिर सैंड यानी रेत जिसे बालू कहते हैं, फिर आ जाता है ग्रेवल बजरी, फिर रॉक चट्टान। तो अब आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ द गिल्स इन द फिश इज टू। मछली के क्लोम का कार्य क्या होता है। टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। क्या जो फिश होती है उसके गिल्स का काम होता है ऑक्सीजन में से एयर लेना, और एयर में से ऑक्सीजन लेना। देखिए, जब फिश जब एयर में रहती नहीं है, वो तो पानी में रहती है, तो फिर यहाँ पर एयर का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड हो जाएगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर। नो। एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर। देखिए, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फिश के गिल्स होते हैं वो वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें से थोड़ा सा वायर जो है वो कम पड़ गया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। इन चारों में से आप किसको यूज़ करेंगे ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए। आपके जो ऑप्शन है वो है अ पीस ऑफ स्ट्रिप, मतलब कागज़ की पट्टिका, अ रबर बेल्ट, रबड़ की पेटी, तीसरा है अ वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़, या फिर अ ब्लेड, ब्लेड। तो देखिए, अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट, वुडन स्टिक, तो ये तीनों जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ब्लेड है, ब्लेड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ब्लेड को यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। She moves 1 meter toward the mirror. The distance between herself and the image is now. देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर ऐसे बनाते हैं इसे, ये है यहाँ पर मान लीजिए मंजुला।
जो मंजुला है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मान लीजिए मंजुला है, ये मिरर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो इसकी जो इमेज होगी मिरर के पीछे वो भी 5 मीटर दूरी पर ही बनेगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मंजुला है वो 1 मीटर आगे को बढ़ती है मिरर की तरफ। मान लीजिए जो मंजुला है वो 1 मीटर आगे बढ़ी इधर, तो मिरर के पीछे भी वो 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ जो है, अब जो मंजुला का डिस्टेंस है मिरर से वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर खड़ी थी, 1 मीटर आगे आ गई, कितना हुआ, 4 मीटर। तो जो मिरर के पीछे उसकी डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो मंजुला एक्चुअल में जहाँ पे खड़ी है, मंजुला एक्चुअल में जहाँ पर खड़ी है वो, और उसकी इमेज अब जहाँ पे बन रही है वो, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा। तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 मीटर। तो देखिए 8 मीटर जो है वो ऑप्शन नंबर 3, 8 मीटर, 8 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम oscillates 30 times in 3 seconds. Choose the correct statement from among the following. कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथन में से सही कथन को चुनिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 मिनट में 30 बार वो दोलन कर रहा है। 3 मिनट में 30 बार, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना आएगा, 10 टाइम्स। मिनट नहीं, क्वेश्चन हमें सेकंड दिया गया है कि 3 सेकंड में 30 बार दोलन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, 10 बार। तो ये जो 10 है, ये 10 ही हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, 1 सेकंड में वो कितनी बार दोलन कर रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, हर्ट्स। ये आप याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मेजरिंग यूनिट होती है हर्ट्स। देखिए अगर ऑप्शन में हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो 10 हर्ट्स जो हमने पीछे सॉल्व किया, वो 10 हर्ट्स हमें बस एक ही जगह दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ज़्यादा सॉल्व किए, आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से अपना टाइम बचाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के छूट जाते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा, इट्स टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड देखिए ऐसे निकाला जाता है। टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 1/f, f यानी फ्रीक्वेंसी। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय f। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, यह फ्रीक्वेंसी हमारी आई थी 10। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.1। एक बार ऑप्शन में अगर आप मैच करें तो देखिए, इट्स टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड, जो कि मैंने निकालना सिखा दिया आपको, एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, विच आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानिए। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। ये बिल्कुल देखिए करेक्ट है। क्यों, आप अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का फ्रिक्शन आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जी हाँ, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चौथा है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। करेक्ट। किसी भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो फ्रिक्शन है वो उसके शेप पे डिपेंड करता है, तो ये भी सही है, लेकिन
हमसे गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अब बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। जी नहीं, जो बॉल बियरिंग होती है जिसे मशीन्स में यूज़ किया जाता है, वो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं बल्कि फ्रिक्शन डिक्रीज, फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद नहीं है तो आप याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सीरीज़ याद हो। देखिए, सबसे पहले होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जिंक को रिप्लेस कर सकता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में से। तो देखिए, आयरन जिंक को तभी रिप्लेस कर पाएगा अगर आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आयरन है, आयरन, ये है आयरन, ये है जिंक। जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, आयरन की कम है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था कि जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए जिंक से, बट आयरन की तो जिंक से कम है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, दैट मीन्स जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, ये जिंक है और ये है कॉपर, तो ये सही है। जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर जो सी वाला है, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन, नो इट कैन नॉट। जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शंस में देखें अगर आप, तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। डॉक्टरी थर्मोमीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनका जो रेंज होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, मान लीजिए बॉइलिंग वाटर है, उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक, और जो बॉइलिंग होता है उनका तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है सेकंड, रूम थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर होते हैं, जो रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उनका जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें हमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है थर्ड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, अ स्मॉल कन्फ्यूजन, दिस इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर and the range of room thermometer is -40 degree Celsius to 70 degree Celsius. Okay, so this is also incorrect, and the option number 3 is also incorrect. Option number 4, the range of a laboratory thermometer is greater than that of clinical thermometer.
तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर दैन दैट ऑफ कोल। देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो होता है 1 ग्राम प्रोडक्ट के कंप्लीट कंबर्शन होने पर उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हीट जनरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर दैन दैट ऑफ कोल। अगर आप मान लीजिए केरोसिन और कोल दोनों को आप इक्वल अमाउंट में ले लीजिए, तो जब आप केरोसिन को बर्न करेंगे और जब आप कोल को बर्न करेंगे तो जो ज़्यादा हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो केरोसिन में से होगी एज़ कम्पेयर टू द कोल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर जो ऑप्शन नंबर 2 है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर दैन दैट ऑफ वुड, ये भी सही है, बट हमसे तो रॉन्ग पूछा गया है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। फिर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर दैन दैट ऑफ एलपीजी। देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी का वो बायोगैस से ज़्यादा होता है, ना कि बायोगैस का एलपीजी से। तो ये जो है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज़ मोर दैन दैट ऑफ डीजल। तो ये भी हमारा सही है। जो सीएनजी का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो डीजल से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, a bus travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for the next 18 minutes. Total distance covered by the bus during this time. देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत इजी है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए इसमें हमें 2 स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस निकालना है हमें। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम d1 निकालेंगे, d1 डिस्टेंस 1। तो डिस्टेंस 1 में जो हमें स्पीड दी गई है वो हमें दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 इनटू टाइम हमें दिया गया है 12 मिनट 12। लेकिन क्योंकि मिनट में दिया हुआ है और हमें ये किलोमीटर में आंसर निकालना है तो हमें से आर में लेना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम लेंगे डिस्टेंस 2। डिस्टेंस 2 जो है उसमें हमें स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। कितने मिनट के लिए बस चली है? 18 मिनट के लिए। 18 अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12 किलोमीटर। जब आप डिस्टेंस 1 को ऐड करेंगे डिस्टेंस 2 के साथ तो आपका जो है 10 + 12 आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर। देखिए 22 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवृत्ति गति है, ये जो है ये आपका करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 द मोशन ऑफ लाइट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल सही है। जो लाइट का जो मोशन होता है, प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, ये भी गलत। देन ऑप्शन नंबर 3 द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज़ ऑसिलेटरी मोशन। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 4 बचा ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, सभी आवृत्ति गतियाँ वर्तुल्य गतियाँ होती हैं, ये जो है ये इनकरेक्ट है और जो इनकरेक्ट है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर 1 है इमेज इज़ इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिल्कुल सही बात। जब आप कभी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो
आपका जो इमेज है वो सीधा ही बनता है, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा नहीं बनता है। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, इमेज इज़ रियल। जी नहीं, ये रियल इमेज नहीं बल्कि एक वर्चुअल इमेज होती है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जी नहीं, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। बिल्कुल सही है ये। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आपने अपना राइट हैंड उठाया तो वो इमेज में वो लेफ्ट हैंड होगा, तो इसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट। अगर आपकी जो हाइट है 5 फीट है और अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो उसमें आपकी हाइट 5 फीट ही होगी, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो जो साइज़ होता है वो सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। ए सी एंड डी हमें मिल रहा है सिर्फ एक ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑप्शन, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है। करेक्ट। आपका हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस छुपा हुआ है, तो जो साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ऑप्शन नंबर 2 है, साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो साइंस है वो टेंटेटिव होता है, स्टैटिक नहीं होता है। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। देन ऑप्शन नंबर 3 है, साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4, साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। देखिए, जो साइंस है वो सिर्फ फैक्ट्स पे रिलाई नहीं करता है, बल्कि उन फैक्ट्स के पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब पे करता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए और चैनल को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ट्रू टू साइंस टीचर। नो, स्टूडेंट की बात की गई है, ना कि टीचर की। ट्रू टू द चाइल्ड, राइट। ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि बच्चे का पूरा एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 4, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर। जी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, ट्रू टू चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज़ सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोसेस, प्रक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। अनु एक क्लास की टीचर है, 8th क्लास की टीचर है। वो अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाती है, यानी कि शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। इसका उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। पहला है, इट एनकरेजेस इंटरैक्शन अमंग चिल्ड्रन। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। करेक्ट। बच्चे अगर घूमने जाएंगे कहीं पर, ट्रिप पे साथ में जाएंगे तो इंटरेक्शन करना सीखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट एनहांसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन। यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ाता है। करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर डी है, इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ द टीचर। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। देखिए, ये जो मोनोटोनी है ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी हमें कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखते हैं। फर्स्ट है नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। सही। अगर बच्चों के अंदर नेचुरली किसी चीज़ को जानने की क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है, तो आपको उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे इसमें नॉट पूछा गया है, तो ये सही आंसर तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है, बट करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। राइट स्टेटमेंट, बट करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो देखिए, आपको बच्चे को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है कि वो जितने भी डेफिनेशंस हैं उनको याद करें, जितने भी बुक में जो भी डेफिनेशंस दिए हैं उन सबको रटें, तो ये गलत है। आपको इस चीज़ पे बल नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट है और हमसे इसमें गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रंस, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। फर्स्ट, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। कैसे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सेकेंड है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। सिर्फ पढ़ने के लिए कहना, इससे बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तीसरा है आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्फ इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप्स, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। जी हाँ, बच्चे जो आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, फिर दूसरों के सामने उसे साझा करेंगे, तो इससे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होगी। फिर ऑप्शन नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। देखिए, यहाँ पर अगर बच्चा होता, बाय द टीचर की जगह बाय द स्टूडेंट होता, तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि टीचर लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है, ना कि टीचर की, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द chemical test of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is. सीधी सी बात है, ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब प्रदर्शन, इससे बच्चे का कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड है? क्या क्रिएटिंग या फिर एनालाइजिंग, अप्लाइंग या फिर अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है मतलब जो प्रदर्शन होता है वो कब दिया जाता है? जब बच्चों को थ्योरी पढ़ा दी गई हो, जो एक्सपेरिमेंट हम कराने वाले हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज हो, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे होता है, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज हो। तो बच्चे के पास जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो है, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि जो नॉलेज उसके पास है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो उसने बुक में, टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ा है, क्या वो उसे अप्लाई करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर वो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल से जो है वो बच्चा अप्लाइंग सीख रहा है, अप्लाइंग, अनुप्रयोग करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रंस, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? पहला है एम्फसाइजिंग साइंस क्लब, विज्ञान क्लब की स्थापना। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। तीसरा है डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, विज्ञान का कोना बनाना। या फिर चौथा है लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो इन चारों में से बच्चा सबसे ज़्यादा जो इनएक्टिव है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है, कक्षा में व्याख्यान सुनना। बाकी तीनों जगह पर बच्चा एक्टिव है, कुछ कार्य कर रहा है,
लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बच्चा सिर्फ बैठकर सुन रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है। और इससे आप में नॉट पूछा गया था, नॉट नहीं पूछा गया था। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ चिल्ड्रन इन साइंस। निम्नलिखित में से, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है। पहला है कॉन्सेप्ट मैप। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा टॉपिक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, इसका एक मैप टाइप का बनाया जाता है। दूसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें जो है स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है, उसका इंटरेक्शन क्या है, इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है टीचर के द्वारा। फिर तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चों के बायोडाटा से लेकर के बच्चों का जो अचीवमेंट है, चाहे वो करिकुलम से रिलेटेड हो या फिर उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो सब आ जाएगा इनमें। तो इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप। तो लर्निंग गैप के लिए जो है वो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूज़फुल हो जाएगा। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आप हमें मिल रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो देखिए अभी मैंने डिस्कस किया कि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है टीचर के द्वारा, फिर उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ओरल, 2 है रिटन, थर्ड है पेपर पेंसिल। तो इन टेस्ट से आप बच्चों को आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली उनका टेस्ट लेकर के फिर उनको असेस कर रहे हो, तो ये ऑब्जर्वेशन में नहीं आएंगे। ऑब्जर्वेशन में एनेक्डोटल रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पश्मीना शॉल इज़ मेड ऑफ हेयर ऑफ गोट्स। देखिए ये जो टॉपिक है ये क्लास 7 की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। जो पश्मीना शॉल है वो गॉट्स के हेयर से बनाया जाता है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है अंगोरा इज़ अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, कैमल वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोगी होती है। देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट। तो देखिए जो पश्मीना शॉल है अगर वो गॉड्स के हेयर से हमें मिल रहा है, बकरी के बालों से मिल रहा है, और यहाँ पर पश्मीना का हमें दे रखा है कि रैबिट से मिल रहा है, तो ये दोनों उल्टी बातें हो गई। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो सही है वो ए, बी और सी है। और आप ऑप्शन में देखें तो आपको ए, बी, सी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ये जो है मिस्टेक है जो कि सीबीएसई के द्वारा की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि ऑप्शन गलत हो इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं, तो आप चिंता मत करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और सी, इसको आप याद रखिएगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। फर्स्ट है लॉन्ग बैकबोन, लंबा मेरुदंड यानी रीढ़। दूसरा है मैनी मसल्स, बहुत सी मांसपेशियाँ। सी है बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। तो देखिए जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्नेक, दूसरा अर्थवॉर्म, स्नेल, फिर हुकवॉर्म। लॉन्ग बैकबोन पूछा गया है। लॉन्ग बैकबोन क्या अर्थ में बैकबोन होता है, स्नेल में होता है, हुकवॉर्म में होता है? लॉन्ग तो नहीं होता है या नहीं है वो तो बात की बात है, लॉन्ग तो नहीं होगा। तो आपका जो एक लौता आंसर बचा है वो ऑप्शन नंबर 1 स्नेक, सर्प। उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत लंबी होती है। सांप के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं, और आपने सांप को चलते हुए देखा हो किस तरह सांप चलता है, इस तरीके से। तो उसमें बहुत सारे ये जो हैं ये लूप्स बनते हैं, ये देखिए लूप्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है सर्प, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। देखिए जो आर्टरीज हैं दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये तो ठीक है, लेकिन सारी आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड हो ये ज़रूरी नहीं है।
हमारी एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ये इनकरेक्ट है और हमसे इसमें नॉट ट्रू, इनकरेक्ट ही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, आर्टरीज हैव थिक वॉल, जी हाँ बिल्कुल सही है, धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। ऑप्शन नंबर 4, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल, ये भी सही है। फिर है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। फर्स्ट है एसिटिक एसिड। अगर आपको पता हो, जो आप ये जितने भी फास्ट फूड आइटम्स खाते हैं, चाहे वो पास्ता हो, चाउमीन हो, जो भी हो, उनमें एसिटिक एसिड डाला जाता है। और जो एसिटिक एसिड, जिसको आप विनेगर के नाम से जानते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो विनेगर होता है उसमें 5 to 10% एसिटिक एसिड होता है, बाकी का पूरा पानी होता है। तो जो एसिटिक एसिड है वो हो जाएगा, उसको आप मैच करेंगे विनेगर से, जो ए का है 4 हो जाएगा। तो ए का 4 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बाकी का ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम बचाइएगा वहाँ पर एग्जाम के टाइम पर, और एलिमिनेशन मेथड से अपने सारे आंसर्स को करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक बार, एसिटिक एसिड विनेगर। फिर बी का 1, लैक्टिक एसिड कर्ड, कर्ड यानी दही, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर है सी का 2, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, जो स्पिनच है, टोमेटो है, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि होता है सिट्रस फ्रूट्स में। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप बिना वीडियो को लाइक किए और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आगे भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।